स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के चैप्टर नंबर 2 एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में। देखो, एग्रीकल्चरल इनकम का अलग चैप्टर आप इस वजह से पढ़ते हैं क्योंकि हिंदुस्तान के दृष्टिकोण से एग्रीकल्चरल इनकम बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर के व्यू पॉइंट से अगर हम देखते हैं तो एग्रीकल्चरल इनकम जो होता है, इस चैप्टर में आपकी बड़ी लिमिटेड चीज़ें आएंगी। आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी है, किन चीज़ों का पार्टीशन पता होना है कि कहाँ पे क्या टैक्स लगेगा, किस हिसाब से लगेगा, और सरकार का छोटा मोटा जो शेड्यूल है इसको लेके वो पता होना है। 5 से 6 बात अगर आप समझ ले तो एग्रीकल्चरल इनकम में, तब आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो एग्रीकल्चरल इनकम हम किस इनकम को कहते हैं। ऐसी कोई भी इनकम जो भारत में स्थित ज़मीन से होती हो, मतलब इसको नोट करो आप लोग, क्लास नोट्स लिख के इसे नोट करिए। लैंड विच इज सिचुएटेड इन इंडिया। ओके, अगली बात, वो लैंड एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल की जाती हो। ओके, नेक्स्ट वन, ऐसे लैंड से एसएससी को रेंट या रेवेन्यू की प्राप्ति होती हो। चौथी बात, ऐसे लैंड से जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट आता है उसको मार्केट में बेचा जाता है। सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सोल्ड इन दी मार्केट, उसे मार्केट में बेचते हैं, तभी तो वहाँ से इनकम होगी। अगर हम खुद के खाने के लिए दाल चावल गेहूँ कर रहे हैं तो वहाँ से इनकम किधर होगी। तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इज सोल्ड इन दी मार्केट। लेक्चर ओवर हो जाएगा तो लेट मी नो बिकॉज आवर वॉच इज नॉट वर्किंग। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, कोई भी इनकम हो सकता है वो रेंट या रेवेन्यू के फॉर्म में ना हो, तो एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम अ फार्म हाउस, तो वहाँ पे अगर आपका फार्म हाउस भी है, वहाँ से भी अगर आप कोई इनकम डिराइव करते हो तो वो भी क्लासिफाई हो रही है एग्रीकल्चरल इनकम के तहत। ये 5 पॉइंट्स को अगर आप समझ लेते हो तो आप ये समझ लोगे कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है। एग्रीकल्चरल इनकम में क्वालिफाई होने के लिए सारी कंडीशंस का सेटिस्फाई होना ज़रूरी होता है। जो ज़मीन है वो हिंदुस्तान में स्थित है, उस ज़मीन से हम एग्रीकल्चर ऑपरेशंस के लिए प्रोड्यूस निकाल रहे हैं, और ऐसा ज़मीन एसएससी को रेंट या रेवेन्यू देने में सक्षम है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो हम निकाल रहे हैं वो हमारी अपनी कंजम्पशन के लिए नहीं है, वो मार्केट में बेचने के लिए है। और यदि वहाँ पे कोई फार्म हाउस है और वहाँ से भी हम इनकम को डिराइव करते हैं तो ये आ जाता है हमारा एग्रीकल्चरल इनकम के तहत। एक चीज़ समझना आपने है कि ये डिफाइन किस में किया गया है, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम, और अब हम बात करते हैं, ये हो गई एग्रीकल्चरल इनकम के बाद, मगर कुछ चीज़ें हैं जो लगती एग्रीकल्चरल इनकम की तरह हैं पर एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती हैं, तो उनके बारे में समझना कि नॉन एग्रीकल्चरल इनकम क्या है। कन्फ्यूजन की स्थिति क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आपके बड़े एमसीक्यूज फॉर्म हो सकते हैं, इस वजह से ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत दे सकती है, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखो,
इनकम फ्रॉम मार्केट, इनकम फ्रॉम मार्केट का क्या मतलब है? मान लो एक किसान है जो दाल बेचने गया मार्केट में, और वो दाल बेचने गया मार्केट में, तो वहाँ पे अगर उसने कोई ऊपरी कमाई कर ली, या वो कोई ब्रोकर है अपना ही फसल बेचने गया, उसने कोई ऊपरी कमाई कर ली, तो वो ऊपरी कमाई एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम ऊपरी कमाई की बात करते हैं किसी किसान की या किसी भी एग्रीकल्चरिस्ट की। उसके बाद इनकम फ्रॉम माइनिंग रॉयल्टीज। माइनिंग का क्या मतलब होता है? KGF मूवी में वो क्या किस चीज़ की माइनिंग करते थे? सोने की। तो ये एग्रीकल्चरल इनकम में नहीं क्लासीफाई होगा। जैसे SSC अगर दलील देता है कि भाई हाँ यहाँ पे भी तो ज़मीन से हमारी इनकम हो रही है, सरकार बोलेगी नहीं, ये एक्सप्रेसली हमने डिक्लेयर किया है कि माइनिंग एग्रीकल्चरल इनकम नहीं होती, क्योंकि वो नॉर्मल ऑपरेशंस कहाँ हैं। एग्रीकल्चर की नॉर्मल ऑपरेशंस में आप पौधों को हार्वेस्ट करते हो, एक समय के बाद उनको काटते हो, मार्केट ले जाते हो। माइनिंग तो कैसे होता है? छोटे छोटे डायनामाइट्स फोड़े जाते हैं, वहाँ से फिर जो पत्थर गिरते हैं उसमें खोद खोद के गोल्ड को ढूंढा जाता है। ठीक है। नंबर C, इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रास। अभी अपने कोचिंग के इधर ही जो ये गार्डन है, तो काफ़ी सारे पॉट में देखा होगा तुमने, खुद ही से कुछ घास उगी है और वहाँ पे भी अच्छे, उसके भी अच्छे अच्छे फूल आ गए हैं। अगर आपके खेत में कुछ समय को खेत आइडियल था, घास उग गई और उससे जो घास एक्सट्रैक्ट हुई, जैसे हमारे यूपी में कहा जाता है जो गाय को खिलाने के लिए काम आता है उसको बरसीन कहते हैं। अगर आपने गांव की लैंग्वेज में सुना होगा, तो वो कोई उगाता नहीं है, वो ऐसे खेतों में खुद ब खुद उग जाती हैं जहाँ पे चावल और दाल की फसल होती है, चावल की बेसिकली फसल होती है। जब वो कट जाती है तो अपने आप ये उग जाते हैं। अब ये भी किसान काट करके मार्केट में बेच लेते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के पास, जिनके पास गायें हैं, बकरियां हैं, वहाँ पे वो ले लेते हैं। तो इनकम फ्रॉम सेल्फ ग्रोन ग्रासेस ये एग्रीकल्चर में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक चीज़ देखो, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं क्या? इस वजह से। नाउ लुक एट नंबर D, इनकम फ्रॉम फिशरीज। स्टूडेंट्स, फिशरीज का मतलब होता है मछली का पालन, मछली को बेचना। वेस्ट बंगाल जैसे एरिया में अगर हम फिशरी की बात करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी लोग काफ़ी अमीर हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ का ट्रेडिशनल फूड है मछली, और उसके साथ लोग चावल प्रेफर करते हैं। तो फिशरीज़ की अगर हम इनकम की बात करते हैं, हम अगर किसी किसान को रियायत दे रहे हैं तो उसकी गरीबी पे दे रहे हैं। यहाँ पे जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस गोवा के हो गए, विशाखापट्टनम के हो गए, साउथ के हो गए, वेस्ट बंगाल के हो गए, तो वहाँ पे बड़े बड़े लोगों का काम है फिशरी का। तो इस वजह से हमने फिशरी को, मत्स्य पालन को, इस एग्रीकल्चरल इनकम के दायरे से बाहर रखा है। नेक्स्ट देखिए, नंबर E, ये बड़ा फनी है। इनकम ऑफ बायर ऑफ राइप क्रॉप। अगर आपने इंडिया गेट का ऐड एक समय पे देखा होगा तो बताते हैं हमारे यहाँ MP के पता नहीं कौन से वाले चावल यूज़ होते हैं, पता नहीं साबरमती, बासमती, पता नहीं क्या बोल रखा था। देखो, जो मार्केट में जब वो पैक होकर यहाँ पे पैक होकर चावल की तरफ बिकता है, या तुम अगर सब्ज़ी मंडी जाते हो वहाँ से एक बोरा चावल ले आते हो, तो वो जो ब्रोकर तुमको वो चावल बेच रहा है, वो ब्रोकर के लिए एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है। तुमने तो बस एक किसान से खरीदा और कस्टमर को दे रहे हो, तो वो ब्रोकर के लिए तो बिजनेस इनकम है, ना कि एग्रीकल्चरल इनकम। यही कहा गया है। दूसरी चीज़, और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, इंपॉर्टेंट इस वजह से
क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस कुछ फॉर्म हुए हैं आपकी बुक में। इनकम फ्रॉम अरियर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लैंड। मान लीजिए आपने इधर देख रखा है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि रेंट हम प्राप्त करते हैं ऐसी ज़मीन से। अब रेंट हमको काफ़ी दिन से प्राप्त नहीं हुआ तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट लगा दिया, ब्याज लगा दिया, और हमें अब ब्याज भी वो नहीं दे पा रहा है हमारा जो किराएदार है। तो ये इनकम आपके ब्याज की इनकम है, इस वजह से ये एग्रीकल्चरल इनकम में सिग्निफाई नहीं करेगा। एक और पॉइंट है जो आपको इसमें समझना है, अगर तो कोई कंपनी है, डिविडेंड फ्रॉम अ कंपनी विच इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। देखो, अगर तो कोई कंपनी है जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो ऐसी कंपनी के डिविडेंड भी, मान लो हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया केपीएल लिमिटेड। केपीएल लिमिटेड देश में चावल को उगाने का काम, चावल को बेचने का काम करते हैं। उस कंपनी के प्रॉफिट से हमको डिविडेंड की प्राप्ति हुई और एसएससी क्या दलील दे रहा है कि भाई ये तो कंपनी जो है ये तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। तो इसको एग्रीकल्चरल इनकम की तरह सिग्निफाई करो। सरकार बोलेगी नहीं, ये कंपनी एग्रीकल्चरल में एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, ना कि तुम इन्वॉल्व हो। तो ऐसे कंपनी से जो आप डिविडेंड प्राप्त करेंगे वो भी किस में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत। थोड़ी सी चीजें और देख लो, इनकम फ्रॉम प्रोवाइडिंग इरिगेशन और अदर वाटर फैसिलिटीज। देखिए स्टूडेंट्स, पहले के टाइम पे क्या होता ना, अब तो सरकार किसानों के लिए इतना कुछ कर रही है। पहले के समय में किसान लोग, गांव में एक बड़ी फैमिली होती थी, अच्छी खासी रईस फैमिली होती थी, जिनके यहाँ ट्यूबवेल होता था, और उस ट्यूबवेल से कौन से खेत में पानी जाना है रास्ता निकाला जाता था। अब ये ट्यूबवेल वाले लोग बड़े कमाई करते थे, ये पर आर के हिसाब से कि आपके खेत में इतनी देर पानी चला है, एक आर का लेते हैं 20 रुपये, 4 घंटे चला है तो 20 × 4 80 रुपये। ऐसे लोग अपनी इनकम को एग्रीकल्चरल इनकम में सिग्निफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जो खेत में पानी चला है वो खेत आपका नहीं है, आपने बस किसी को कमर्शियल सुविधा उपलब्ध कराने का काम किया है। आई नंबर पे देखिए, और कौन सी इनकम को सरकार ने एक्सप्रेसली हटा रखा है। देखो, डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग। देखो, फिशी कल्चर को भी हटा दिया, डेयरी फार्मिंग को भी हटा दिया, पोल्ट्री फार्मिंग को भी हटा दिया। क्यों डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री फार्मिंग को हटा दिया? क्योंकि ना हमें डेयरी फार्मिंग का प्रोडक्ट ज़मीन से मिल रहा, ना पोल्ट्री फार्मिंग का। ये हमें चिकन से मिलता है, हैन से मिलता है, और ये जो भी हमारे कैटल होते हैं, काऊ, गोट, वहाँ से प्रोवाइड होता है, ना कि किसी लैंड से प्रोवाइड हो रहा है, इसलिए इसको भी हटा दिया। 10वां नंबर देख लो, नंबर जे। अगर तो हमने अपनी खेत पे, बहुत बड़ा खेत है हमारा, और वहाँ पे हमने एक केयरटेकर या मैनेजर लगा रखा है, वो देख रेख करता है और उस देख रेख का हम उसको पैसा देते हैं, तो ऐसी सैलरी को वो मैनेजर एग्रीकल्चरल इनकम के तौर पर रिडक्शन नहीं क्लेम कर सकता।
वो सैलरी हो जाएगी, क्योंकि भाई ज़मीन तो तुम्हारी नहीं है, तुम तो केवल उस ज़मीन को सुपरवाइज कर रहे हो। अगर इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो तुम्हारा 50% का एग्रीकल्चरल इनकम का कोर्स ख़त्म हो गया। अब हम बात करेंगे हिंदुस्तान के कुछ मेन कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में। अगर मेन कमर्शियल क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह से इनकम को, 4 ही चीज़ें हैं इसमें, किस तरह से इनकम को बिजनेस इनकम और नॉन बिजनेस इनकम में सेग्रीगेट किया जाता है। हो सकता है इस पे छोटे मोटे क्वेश्चन फॉर्म कर दें, क्योंकि ये 2 से 3 लाइन का सल्यूशन रहेगा, मगर 2 से 3 लाइन का सल्यूशन उस स्टूडेंट के लिए रहेगा जिसने अपनी कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया है, वरना फंस जाओगे। ठीक है, तो नंबर 3 लिखो, सेग्रीगेशन या सेपरेशन या डिविजन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम एंड कमर्शियल इनकम। देखिए स्टूडेंट, ये आपके सिलेबस का एग्रीकल्चरल इनकम में अंतिम टॉपिक है। यहाँ पे कुछ बहुत महत्वपूर्ण कमर्शियल क्रॉप्स होते हैं जो एक नॉर्मल फार्मर के बस की बात नहीं होती है। बात बड़ी जाहिर है कि अगर किसी के पास अच्छा खासा कैपिटल है, अगर किसी के पास बहुत अच्छा खासा कैपिटल है, तभी वो व्यक्ति ऐसी इनकम को अर्न कर पा रहा है। इसे हम पार्टली एग्रीकल्चर इनकम या पार्टली कमर्शियल इनकम कहते हैं। ठीक है, ये अंतिम टॉपिक है, बहुत ध्यान से देखना। इसमें हमारे क्रॉप्स का नाम तुम याद कर लो। सबसे मेन है शुगर, चीनी, एक नॉर्मल फार्मर के बस की बात नहीं है। दूसरा है कॉफ़ी। कॉफ़ी में 2 कहानियाँ हैं, दोनों कहानियाँ देखेंगे। और